फर्स्ट एमसीक्यू का हमारा फर्स्ट एमसीक्यू टाइट्रेशन का था, प्रॉपर टर्म यूज्ड फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड, कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए कौन सी टर्म प्रॉपर यूज करना मुनासिब होगा। हाइग्रोस्कोपिक, डीलिक्विसेंट, बोथ हम यूज कर सकते हैं बिकॉज दोनों हाइग्रोस्कोपिक और डीलिक्विसेंट एक ही चीज है, और या नन। अच्छा बिल्कुल पहले का हमारे पास था डीलिक्विसेंट बी, ठीक हो गया। इसको मैं तो अगेन यहाँ से रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है। प्रॉपर टर्म यूज्ड फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड थी, इसमें हमारे पास था जी बी ऑप्शन, डीलिक्विसेंट। डीलिक्विसेंट ऐसे केमिकल्स थे जो कि हाइग्रोस्कोपिक भी हैं और हाइग्रोस्कोपिक वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद वो लिक्विड अपीयरेंस देते हैं, एज सच नहीं रहते। तो ज्यादा प्रॉपर टर्म आप डीलिक्विसेंट यूज करोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए। सेकेंड एमसीक्यू था, इन टाइट्रेशन सोल्यूशन ऑफ अननोन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड, कि अगर हम टाइट्रेशन कर रहे हैं तो जो हमारे पास अननोन कंसंट्रेशन का सोल्यूशन होगा उसको हम क्या कहेंगे, टाइटर, टाइट्रेंट, टाइट्रेटर और नन। बिल्कुल साकिब और अलीना का आया है ए ऑप्शन, इसमें आपके पास ए ऑप्शन ही था। जनरल टर्म्स है, यही पास पेपर के कुछ कुछ एमसीक्यूज मेरे पास से ही डाले हैं उड़ा के, कुछ ये भी पास पेपर क्या बाप का। डिफरेंस इन एंड पॉइंट एंड इक्विवेलेंस पॉइंट इज कॉल्ड टाइट्रेशन कर्व, टाइट्रेटरी, टाइट्रेशन एरर, नन ऑफ दीज। तो बिल्कुल सी ऑप्शन था आपके पास, टाइट्रेशन एरर। जितना डिफरेंस होगा उतना टाइट्रेशन एरर ज्यादा होता जाएगा। बेस्ट इंडिकेटर यूज्ड फॉर टाइट्रेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl, कि सबसे ज्यादा बेस्ट इंडिकेटर कौन सा होगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl के लिए। मिथाइल ऑरेंज, बिल्कुल हमने देखना है स्ट्रॉन्ग बेस होगी तो हमने फिनोक्सिलीन यूज करना है, वीक बेसिस बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड था तो मिथाइल ऑरेंज यूज करना है। ये अभी पिछली पिछली वाली आपकी जो PPCU वाला लेटेस्ट वाला उसका पास्ट MCQ। देखो कितने सारे MCQ आए हुए हैं तकरीबन। इन एसिडिमेट्री स्टैंडर्ड सोल्यूशन इज, एसिडिमेट्री में स्टैंडर्ड सोल्यूशन हम क्या यूज करते हैं, बी ऑप्शन बिल्कुल एसिड होता है। एसिडिमेट्री में स्टैंडर्ड सोल्यूशन एसिड है, और अगर एल्किलिमेट्री हो तो स्टैंडर्ड सोल्यूशन बेस हो जाता है, और टाइट्रेशन फ्लास्क में फिर हम ऑपोजिट ले लेते हैं। पढ़ के आए हो है आज। चूज अ सेकेंडरी स्टैंडर्ड, हमारे पास इनमें से आपने प्राइमरी स्टैंडर्ड और सेकेंडरी स्टैंडर्ड था, वो सब्सटेंस जो कि प्योर नहीं है अपनी कंसंट्रेशन चेंज कर देगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कौन सा इनमें से। एग्जैक्टली नन ऑफ दीज, जितने भी आपको मैंने दिए हैं सारे प्राइमरी स्टैंडर्ड दिए हुए हैं। एग्जैक्टली साकिब, सारे के सारे प्राइमरी हैं, और सेकेंडरी कोई भी नहीं दिया हुआ। तो आप देखोगे आपकी बहुत सारे ऑप्शन ऐसे होंगे पेपर में जो नन होंगे, तो नन को देख के कंफ्यूज नहीं होना, अक्सर ही नन ऑप्शन आया होता है। 7 से 8 MCQ ऐसे होंगे जिनका आंसर नन होता है आपका। हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी डिटरमिन्ड बेस्ट बाय, कौन सी टाइट्रेशन होगी जिसमें बेस्ट हम होगा कि उसको यूज कर लें तो हार्डनेस ऑफ वाटर फाइंड कर सकते हैं। एग्जैक्टली कॉम्प्लेक्सोमेट्री की है। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक में क्या है, हार्डनेस में हमारे पास क्या होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस, और कंसंट्रेशन ऑफ कैटाइंस हम फाइंड करते हैं बाय कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक। बेस्ट टाइट्रेशन है हमारे पास। इन कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन कॉम्प्लेक्स इज बेस्ट फॉर्म्ड एट द पीएच। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस में हमें एग्जैक्टली जितनी ज्यादा बेसिक पीएच होगी आपका कॉम्प्लेक्स जो बनता है वो स्टेबल बनता है। तो हमें बफर सोल्यूशन डालते हैं pH 10 का, एग्जैक्टली छोटी छोटी गोलियां सी मिलती हैं उसकी, उसको हम डाल देते हैं तो एग्जैक्ट तैयार हो जाता है। चूज द इंडिकेटर यूज्ड इन आयोडोमेट्री। अब आयोडोमेट्री हमारे पास टाइप थी रेडॉक्स टाइट्रेशन की, तो रेडॉक्स टाइट्रेशन में मोस्ट कॉमनली यूज्ड हमारे पास बिल्कुल जो था वो स्टार्च था, तो ए ऑप्शन आ गया इसका। कितने मार्क्स आए यार, मेरे ख्याल से सबने फुल लिए हुए हैं, सारे बिल्कुल ठीक ठीक जवाब दे रहे हो। असल में टेस्ट इजी बनाया है, लॉन्ग क्विज जरा मैं मुश्किल बनाती हूँ, बीच में कुछ कुछ मुश्किल भी बनाऊंगी। जरा पहला पहला था मुझे था कि थोड़ा सा मोरल हाई हो जाए कि पढ़ रहे हो आप। इन विच प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन पीएच इज केप्ट एसिडिक, हमने प्रेसिपिटेशन की टाइप्स पढ़ी थी, एक थी जिसमें हम रखते हैं एसिडिक, बाकी दो न्यूट्रल थे। तो एग्जैक्टली रोमा हमारे पास वो हार्ड वो वाहिद टाइट्रेशन थी जिसमें हम एसिडिक कंडीशंस रखते हैं, बाकी फिजान और मोहर में न्यूट्रल कंडीशन पे प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। मोहर्स मेथड, ये पास पेपर से था आपका। इन मोहर्स मेथड इंडिकेटर यूज्ड इज, कौन सा इंडिकेटर यूज करते हो पास मोहर्स मेथड में आप, इसका क्या लगाया है। नन। नन, एग्जैक्टली डी ऑप्शन था इसका, नन ऑफ दीज। पोटेशियम क्रोमेट यूज करते हैं हम, पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज नहीं करते, दोनों में बहुत डिफरेंस है। हम्म
तो आपको जो इंडिकेटर है 5% पोटेशियम क्रोमेट यूज कर रहे होते हैं, तो इसका इसलिए से नन ऑप्शन ज्यादा मुनासिब है आपका। इंडिकेटर से ही एमसीक्यू आता है आपको ना, हमें इंडिकेटर चाहिए, उसमें हमें एलम से कोई सॉल्ट लिया होता, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं, बल्कि आयरन भी नहीं आता इसका पूरा, बहुत एलम पोटेशियम एलम क्या था मुझे एग्जैक्टली याद नहीं यार, आपको पढ़ाया हुआ है। इसमें फ्लोरोसिन है, इसमें 5% पोटेशियम क्रोमेट, और 5% भी पूछ सकते हैं, 10% इस तरह करके, और वो डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं सिंपल पोटेशियम क्रोमेट। तो आपको नन ऑप्शन ज्यादा मुनासिब रहेगा, इसमें इंडिकेटर्स ही याद करने आता है, इंडिकेटर है। इन फजान मेथड्स ऑफ टाइट्रेशन एंड पॉइंट, फजान मेथड में एंड पॉइंट किस कलर का होता है हमारे पास? येलो कलर का होता है, रेड होता है, एग्जैक्टली पर्पल ग्रीन, ब्रिक रेड कलर का, बिल्कुल बड़ा शार्प प्यारा रेड कलर का होता है। What is the molarity of the solution of the barium hydroxide? If 35 ml of 0.1 molar HCl is used in the titration of 25 ml of barium hydroxide solution. अब इसमें सबसे पहला काम हमने क्या करना था एग्जैक्टली 0.07, हमें सबसे पहला काम करना था इक्वेशन को बैलेंस करना। तो आपने बैरियम हाइड्रोक्साइड लेना है, सबका 0.07 आ गया, बस फिर मैं नहीं करवाती, बस इक्वेशन बता देती हूँ। बेरियम हाइड्रोक्साइड हो गया और इसके बाद उसने एसिड लिया है HCl, तो वो 2 दे रहा है, ये 1 दे रहा है, तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे 2 लग जाएगा, साथ में BaCl2 और वाटर बन जाएगा। तो आपके पास 1:2 था, तो मतलब आपका फार्मूला M1V1/N1, M2V2/N2। अब यहाँ पे N1 और N2 डालना जरूरी हो गया है, क्योंकि 1:2 था, तो आपका आंसर वहां से क्लियर कट 0.07 आ जाएगा। एग्जैक्टली यही फार्मूला है, बस नीचे आपने 1:2 डालना है, N1 डालना जरूरी है। Which of the following titrations will have the equivalence point at a pH more than 8? कौन सी ऐसी क्या आपके पास टाइट्रेशन है जिसमें आपके पास जो पीएच है वो 8 से ज्यादा आएगी? 8 से ज्यादा पीएच कब आएगी? जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस होगी, और स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड होगा। तो एग्जैक्टली डी ऑप्शन है जिसमें स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH, और आपके पास वीक एसिड है एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड, कुछ भी कह सकते हो इसको। Which of the following is used as an indicator in the titration of a strong acid and a weak base? Weak base है, strong acid है, तो बेस्ट इंडिकेटर कौन सा यूज हो जाएगा जी? मीथाइल ऑरेंज, बिल्कुल ठीक है। The ideal indicator for the titration of a strong acid and a weak base should have a pH range between। अब ये इसलिए दिया था कि ताकि आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए कि कुछ MCQ इस तरह से बेतुके भी आते हैं। इसका अगर देखो आपको 100% श्योरिटी है तो आप लगाओ, वरना ऐसे MCQ को छोड़ देना ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है PPSC में। अगर 2 में भी डाउट है तब भी आप चले जाओ, चलो उसकी तरफ ना। अगर आपको सिर्फ किसी में भी क्लियर नहीं, चारों ऑप्शन बहुत ज्यादा वीक है आपके, देन मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगी आप PPSC में तुक्के पे जाओ। अब इसका, हाँ जी, बाकियों ने क्या लगाया है? अलीना के अलावा अलीना ने 5 to 8 लगाए। 4 to 6। 4 to 6, देखो स्ट्रॉन्ग एसिड था। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या है, जरा पीएच पीछे लेके आनी थोड़ी सी, अगर आप सोचोगे तो खुद भी जहन में आ जाएगा। वीक बेस है, देखो स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब ये पीएच जरा कम चाहिए जहां पे इंडिकेटर कलर चेंज कर दे। तो 4 to 6 ज्यादा मुनासिब होगी स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए बनिस्बत के 5 to 8। दोनों देखो है तो 5 भी एसिडिक है लेकिन 4 भी एसिडिक है। अब हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड की कर रहे हैं, तो थोड़ी सी और पीछे जितनी पीएच कम होती है वो स्ट्रॉन्ग एसिड की रेंज आती है। तो बी ज्यादा मुनासिब है, हो दोनों इंडिकेटर यूज हो जाएंगे इसके लिए, ये भी हो जाएगा ये भी काम कर जाएगा, लेकिन ज्यादा आइडियल जो होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए, जितना पीएच कम पे कलर चेंज कर दे, तो 4 to 6 ज्यादा मुनासिब है। तो इस तरह के थोड़े से कंफ्यूजिंग MCQ अक्सर आए होते हैं। अगर आपको लगता है कि कर सकता हूँ तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो 2 में कंफ्यूजन थी, स्ट्रॉन्ग एसिड था तो मतलब <7 तो चाहिए ना आपको, तो 8 to 10 वैसे ही बेस है, 7 to 8 भी न्यूट्रल टू बेस है, ये तो हो ही नहीं सकते। इनमें से था, अब देखो स्ट्रॉन्ग एसिड है, यहाँ पे उसको वैसे क्लियर करना चाहिए था स्ट्रॉन्ग भी, वो कितना स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ऐसे कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट 5-6 MCQs में आपको मिलेंगे। एग्जैक्टली ये फिर स्ट्रॉन्ग का वर्ड है तो वो ज्यादा मुनासिब लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग एसिड कम से कम हो। अब यहाँ पे 3 to 6 होती वो और भी मुनासिब थी, कि शायद कोई ऐसा हो एसिड और भी स्ट्रॉन्ग जो 3 की भी रिक्वायर्ड हो, तो 3 to 6 और मुनासिब है। जो भी गिवन ऑप्शन है इसमें ज्यादा मुनासिब 4 to 6 है। ये मॉडरेट एसिड की आ जाएगी, 5-6 बस 2 ही बच गए ना एसिडिक रेंज, तो मॉडरेट एसिड होता तो 5 to 8 आ जाती, स्ट्रॉन्ग है तो 4 to 6 ज्यादा अप्रोप्रिएट है लगाना।
If 30 ml of acid is neutralized by 15 ml of 0.2 normal alkali, then the concentration of the acid will be 30 ml एसिड आपने न्यूट्रलाइज किया है 15 ml 0.2 नॉर्मल। अब आपका फॉर्मूला देखो करवाया था एग्जैक्टली 0.1। ये दोनों तरीके से आप कर सकते हो, m1v1 इज इक्वल टू m2v2, और इसको n1 भी कर सकते हो, n1v1 इज इक्वल टू n2v2। आपको वो नॉर्मेलिटी दे, आपको वो मोलैरिटी दे, दोनों कंसंट्रेशन की यूनिट है, तो दोनों तरीके से फॉर्मूला मॉडिफाई हो सकता है। m1 के मोलैरिटी दे तो मोलैरिटी लिख देना, यहाँ पे नॉर्मेलिटी दे तो नॉर्मेलिटी कर देना। मैम इसको चेंज कैसे करेंगे? इसको चेंज नहीं करते होते, वो आपको दोनों नॉर्मेलिटी देगा। आप उसने नॉर्मेलिटी दी है ना, तो दूसरी आंसर भी नॉर्मेलिटी में ही निकलेगा जो आपका, क्योंकि वॉल्यूम वॉल्यूम का तो यूनिट कट जाएगा, जो आंसर आएगा वो नॉर्मेलिटी में ही। उसने देखो ऑप्शन भी उसने नॉर्मेलिटी में पूछे हुए हैं आपसे, नॉर्मेलिटी में देखे, मोलैरिटी में नहीं पूछेगा। दोनों कंसंट्रेशन की यूनिट है, उसकी मर्जी है वो मोलैरिटी में पूछ ले, उसकी मर्जी है नॉर्मेलिटी। फॉर्मूला एक ही है, m1v1 कर लो या n1v1, जो उसने दिया हुआ है वो लिख लोगे। अच्छा ठीक है। पूछेगा बात को, वैसे और ट्रिकीनेस करना चाहे तो पूछ सकते हैं। वो दे नॉर्मेलिटी में रहा है, फिर वो पूछे व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इन मोलैरिटी, तो आप पहले नॉर्मेलिटी की कंसंट्रेशन यहाँ से निकाल के फिर इसको कन्वर्जन का फॉर्मूला होता है मोलैरिटी में, वो फिजिकल आप पढ़ोगे ना, फिजिकल वाली करवाएंगे कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स कैसे होते हैं। एक होता है m इज इक्वल टू 2 इंटू मोलैरिटी, कुछ इस तरह का फॉर्मूला है, डिवाइडेड बाई 2 कुछ कर देते हैं हम। तो वो आप फिजिकल वाले से पूछना, मैम आएंगे आपकी आयशा, तो वो आपको कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स करवाएंगे, लेकिन इतना ज्यादा पीपीसी में इतनी ज्यादा डिटेल पे नहीं जाता, वो मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी पे ही मैम इसको एक थोड़ा केस वो दे सकते हैं जी। मैम मैम इसको थोड़ा सा सॉल्व करके बता दें मुझे कि ये हाँ हाँ, थोड़ा मैं सा बता देती हूँ, कोई मसला नहीं समझ है। नहीं आ अच्छा रहा देखो, है। अब यहाँ पे उसने एसिड भी करना नहीं बताया, बेस भी नहीं बताई, ठीक है। जब ये मोनोहाइड्रिक है, मतलब मोनोप्रोटिक है, एक प्रोटॉन दे रही है, दो दे रही है, अगर वो आपको कोई भी नहीं देती ना, तो उसका मतलब ये है कि वो सिंगल एच दे रही है और बेस सिंगल हाइड्रोक्साइड दे रही है, दोनों मोनो वाली है, ठीक है। तो सिंपल आपका फॉर्मूला लगेगा m1, सॉरी n1, यहाँ पे नॉर्मलिटी दी हुई है, तो ये फॉर्मूला लगेगा n1v1 इज इक्वल टू n2v2। अब आपकी मर्जी है, आप इसमें एसिड रखते हो या बेस। फॉर एग्जाम्पल n1v1 में एसिड को रख लेती हूँ और n2v2 में बेस को रखता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे सारी एसिड की चीजें डलेंगी, जो भी नॉर्मेलिटी एसिड ही है, जो भी वॉल्यूम एसिड का है, और यहाँ पे जो भी बेस का नॉर्मेलिटी है, जो भी वॉल्यूम बेस की है। अब देखो 30 ml ऑफ एन एसिड, एसिड का उसने वॉल्यूम दे दिया आपको, ठीक है, तो आप इसमें 30 ml डाल दोगे। 30 ml of the acid is neutralized by 15 ml of 0.2 normal base। मतलब नॉर्मेलिटी उसने दे दी है 0.2 नॉर्मल, और बेस दे दी है, बेस का वॉल्यूम दे दिया आपको 15 ml, न्यूट्रलाइजेशन के लिए उसको लगा है। तो उसने पूछे कंसेंट्रेशन ऑफ द एसिड क्या है, नॉर्मेलिटी मतलब पूछी हुई है कंसेंट्रेशन, तो आप सिंपली है 0.2 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 30 कर दोगे, यहाँ के ये डिवाइड हो जाएगा 30 ml, तो 30 देखो ये यहाँ से कट जाएगा, ये यहाँ से 15 टू द 30, 0.2 डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे तो आपके पास 0.1 आंसर आ जाएगा सिंपली। तो मैंने आपको कहा था प्रैक्टिस करनी है पॉइंट्स में। अब मुझे बताओगे जरा, आज के टेस्ट में आप लोगों ने कैलकुलेटर यूज किया, ये हाथ से की कैलकुलेशन मैंने दो दी थी, इसलिए थोड़ी सिंपल ही दी थी कि हाथ की जरा प्रैक्टिस हो जाए। इससे कहीं हद तक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन आएंगी, मैं भी बता रही हूँ आपको पेपर में, जो आपने हाथ से करनी होंगी। 0.001 मल्टीप्लाई 0.75 दिया होता है वहां पे, तो प्रैक्टिस अच्छी खासी कर लेनी है, बात को तो इजी भी देते हैं, लेकिन आपको 2 या 3 पॉइंट्स तक मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन आनी चाहिए हाथ से। और मुझे यकीन है आज आप लोगों ने मोबाइल खोल के कर लिया होगा। नहीं मैम, हाथ से किया था लेकिन गलत हो गया था फिर गलत भी। हो गया कोई बात नहीं, कोई गलत हुआ है ना कोई बात नहीं, इसको एक दो बार और प्रैक्टिस करो। मैम इसके रिलेटेड ना, ये इसमें ये जो न्यूमेरिकल्स है ना, इनमें नहीं समझ आ रही थी, कंफ्यूजन हो रही थी। एक दो मैंने नेट पे देखे थे तो वो भी, तो कोई असाइनमेंट दे देंगी? अच्छा, इसके बाद मैं असाइनमेंट दे, मतलब जो टाइट्रेशन के रिलेटेड हो। टाइट्रेशन से ठीक हो गया, मैं इसके बाद आपको नहीं मैम, आधे घंटे तक वो तो बना के बस खुद ही मुझे आपको एमसीक्यूज दे देती हूँ, बस कोई मसला नहीं है। ठीक है। ओके। या तो शायद मैंने ये वाले लेक्चर्स नहीं देखे Which of the कि following is जो used हाइड्रोजन as an बॉन्ड्स हैं indicator वो in the titration of iodine with hypo? अब ये को वही बात दोबारा पूछी, मैंने पहले ही पूछा हुआ है आयोडीमीटर में कौन सा यूज करते हैं। अब सिर्फ उसने स्टेटमेंट चेंज की है एग्जामिनर ने आपकी, which of the following is used as an indicator in the titration of iodine with hypo। अब ये कौन सी टाइप आपको पूरी पता चल जाए, आयोडाइन यूज कर रहे हैं, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो यहाँ पे कौन सा इंडिकेटर यूज करोगे? स्टार्च।
स्टार्च, बिल्कुल। ऊपर आयोडोमीटर करके पूछ लिया, यहाँ पे वो चेंज कर दिया है। यही यही एमसीक्यूज आ रहे थे। अब इसमें कौन सी मुश्किल है? कोई एमसीक्यू कोई भी मेरा नहीं ख्याल ऐसा मुश्किल है जो आप ना कर सको। लास्ट टाइम ऐसे ही आए थे, ये 7-8 इसी तरह के उठा के दिए हुए थे, और मैं बहुत खुश थी कि ना टाइट्रेशन से तो एटलीस्ट क्लियर है, एमसीक्यूज है। What will be the pH at the equivalence point in the titration of a weak acid and a strong base? अब equivalence point पे pH कहाँ जाएगी? ग्रेटर देन 7 एग्जैक्टली। कि आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है, तो इक्विवेलेंस पॉइंट 100% श्योरिटी है, ग्रेटर देन 7 पे आ जाएगा। द पीएच रेंज ऑफ मिथाइल ऑरेंज एज एन इंडिकेटर इज। अब ये मिथाइल ऑरेंज यहाँ पे हालांकि ये सर ने डाला है आप लोगों को नंबर कम करने के लिए, मुझे लगता है। इसकी रेंज मिथाइल ऑरेंज की क्या होती है? 3 to 4.4, तो 3 to 4.5 ऑलमोस्ट ए ऑप्शन आपका ज्यादा वैलिड रहेगा। तो ए ऑप्शन है। ज्यादातर इस तरह के एमसीक्यू एक दो वो देते, मैं कह रही हूँ ना, ये बहुत कंफ्यूजन वाले हैं। अब फॉर पेपर में आपको बिल्कुल भी आइडिया, यहाँ से आपको देखो थोड़ा सा आइडिया है, 3 to 5, 2 to 4 जा सकती है, क्योंकि हम कहाँ यूज कर रहे हैं इसको। तो लेकिन फिर भी अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया नहीं है, तो आप इसको इस तरह के एमसीक्यूज को लास्ट में छोड़ देना। तो फिलहाल आपको आ रहा है, तो आप 3 to 5 आपको दिए हुए ना, वो टेबल दिया था इसमें पीएच रेंज दी हुई थी, तो वहां से इंपॉर्टेंट एटलीस्ट कर लेना, क्योंकि हमने एक भी मार्क्स नहीं छोड़ना मैम पेपर। 3.1 से 4.4 लिखी हुई थी मेरे थ्री पास। पॉइंट वन है, तो देखो 3.1 से 4.4, अगर हमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट बन रहा है, तो अस्सलाम ऑलमोस्ट वालेकुम यही बन रहा है फिर आपका। वालेकुम सलाम। मैम। जी भूल गया था कि मीटिंग ज्वाइन करनी है मैम। जी। तो आप ये की शेयर कर देंगी साथ में, क्योंकि मेरे तो 22 गुजर गए हैं। अच्छा, 22 गुजर गए, कोई मसला नहीं, मैं इसके बाद आपको की शेयर कर देती हूँ। अच्छा जी, आप लोगों ने सॉल्व किया हुआ है ना? अभी सर रिजल्ट सर आपको रिलीज करेंगे, तो आप में से जो एक सॉल्व वाली पीडीएफ है ना, वो आप लोगों ने ग्रुप में भेज दी, या मैं किसके बाद की भी भेज दूंगी, चलो कोई मसला नहीं। क्यों भूल गया था अभी? आज क्लास नहीं लेनी थी? अच्छा कोई मसला नहीं। अच्छा ये मैम आपको मुझे हाँ। स्किप हो गया वो वॉइस नोट में से कि मीटिंग में डिस्कशन भी होनी है, अच्छा तो इस वजह से अभी मैंने दोबारा चेक किया फोन तो मुझे नहीं, पता जितनी भी चला है। हमारी क्विज होती है उसकी मुझे लगा डिस्कशन सिर्फ क्विज लास्ट में। होना है। नहीं नहीं, क्विज नहीं, फिर उसके बाद उसके डिस्कशन बताना भी तो है ना, कल क्या किया आप लोगों ने, ताकि उनकी डिस्कशन हो जाए। कोई मसला नहीं है, पहला पहला क्विज है, आहिस्ता आहिस्ता यूज टू हो जाओ के। डिस्कशन लाजमी हुआ करेगी, 5 मिनट लेट हो जाती है लेकिन होगी लाजमी। अच्छा जी, नेक्स्ट है द नॉर्मल रेन वाटर इज एसिडिक ड्यू टू, ये जी आपका जनरल नॉलेज से ऊपर आ गया, जरा एंड में डाली थी मैंने। तो आपके पास वो देखो, साकिब ने भेज दिया, इसको डाउनलोड कर लो यहीं से। मार्क्स कितने कितने आए हैं मुझे थोड़ा थोड़ा बताना सर, चैट बॉक्स में आप लोगों ने क्या क्या मार्क्स लिए आज? गूगल फॉर्म पर फौरन आ जाता है ना आप लोगों का, जो हालात लगे मुझे मैम लगता है। नहीं आया आज। अभी सर ने रिलीज नहीं किया, लेकिन आप लोग जब सबमिट करते फौरन नहीं, ना, तो आप लोगों को खुद भी शो हो जाता है। सर तो बात। पहले तो आ जाते हैं, अब नहीं आए। अच्छा, सर ने कोई सेटिंग साकिब किया हुआ है, देखो 24 बता रहे हैं वो। अच्छा, अभी रिजल्ट बाकी, ईमेल वाला रिलीज नहीं किया हुआ सर ने। अच्छा जी, द नॉर्मल रेन वाटर इज एसिडिक ड्यू टू, आपका रेन वाटर एसिडिक होता है, सारे रीजन है इसकी, लेकिन एक है जो सबसे ज्यादा है, वो आपने टिक करनी थी इसमें से। बाकी देखो, ये तो बेस बनाएगा अमोनिया है ना, वाटर के साथ मिलके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, बेसिक बनाएगा, ये तो नहीं पॉसिबल, क्योंकि एसिडिक वाटर का पूछ रहा है। अब ये HNO3 बनाती है, ये H2SO4 बनाएगी, ये कार्बोनिक एसिड बनाएगी। तो आपकी नॉर्मल रेन वाटर जो गिर रही है वो एसिडिक है, उसकी रीजन क्या है इनमें से सबसे ज्यादा? क्या लगा है इसका? ABCD, CO2। मैम ए और डी में से कोई होना चाहिए। ए और डी में से, डी में से है, क्योंकि कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा जो आपके एटमॉस्फेयर में है वो CO2 की ज्यादा है। ऑल्दो ये स्ट्रॉन्ग एसिड बना रहे हैं थोड़ी बहुत, इसकी निस्बत कार्बोनिक वीक एसिड है, लेकिन उसके बावजूद CO2 की कंसंट्रेशन इनकी निस्बत बहुत ज्यादा है हवा में। तो ज्यादा जो रोल है एसिडिक बनाने में रेन वाटर को नॉर्मल, वो CO2 की वजह से होता है आपका। डी, ये आपका पास पेपर का MCQ है, जनरल अच्छा, मेरे जहन में वो एसिड रेन वाला था तो मैंने SO2 इसका लगा दिया। नॉलेज, वो वही कोई मसला नहीं है। अच्छी बात, थोड़ी गलतियां करोगे ना, मुझे तो लगता है आज फुल मार्क्स दे लोगे, टेस्ट इजी बन गया। Which of the following is used as an indicator in the titration of a weak acid and a strong base? अब देखो, अब strong base दे दिया है और weak acid दे दिया है, तो क्लियर कट है आपका अपना ऐसा इंडिकेटर यूज होगा जो जरा बेस में pH दे, कलर चेंज करे। तो क्लियर कट है, अगर आपको इतना भी अंदाजा नहीं हो रहा, जहां स्ट्रॉन्ग बेस देखो वहां बिना सोचे समझे फिनोफ्थिलीन लगाना, आंसर फिनोफ्थिलीन ही होगा, बिकॉज 90% यूनिवर्सल इंडिकेटर हम फिनोफ्थिलीन ही यूज कर रहे होते हैं।
ग्रासलैंड्स फाउंड इन अफ्रीका, अफ्रीका के ग्रासलैंड्स बहुत फेमस हैं, उनका एक स्पेसिफिक नेम है, उनको हम क्या कहते हैं? ये आपका जीके का क्वेश्चन है जनरल नॉलेज से। ग्रासलैंड्स अफ्रीका में लोग देखने जा रहे थे, क्या कहते हैं उनको? कभी बायो में पढ़ा था हम ए लोगों या ने। सी? ए या सी? सी कहते हैं, सवाना। ग्रासलैंड्स, अफ्रीका के ग्रासलैंड्स बड़े फेमस है, उनको हम सवाना कहते हैं। सी फिर ऑप्शन। गलत हो गया। फिर गलत हो गया। जीके में ऐसे ही गलत होते हैं, जीके में बंदे के दो में भी डाउट होता है ना, वो जो गलत होता है ना बंदा इंसान वही लिखा देता है। ऑटोबायोग्राफी की बुक है, एक बुक लाजमी आती है, ज्यादातर वो उर्दू की आती है वैसे, लेकिन कोई भी पूछ सकता है। डॉटर ऑफ डेस्टिनी वॉज रिटन बाय, किसकी ऑटोबायोग्राफी लिखी हुई है ये आयशा अशरफ को बहुत जल्दी आता है, खैर इजी था। एग्जैक्टली बेनजीर भुट्टो की लिखी हुई है। इसका उर्दू में क्या मीनिंग है? इसका है, हाँ जी, क्या है इसका? मशरिक की एक बेटी तो है वो सर। है बेनजीर भुट्टो की मशरक की बेटी मशरिक है, की इस बेटी, तरह एग्जैक्टली कुछ है। इसका वही बनेगा, वो भी, इसकी उर्दू भी वही बनेगी, मशरिक की बेटी, इसकी बड़ी फेमस बुक है। अच्छा, हु वो तो पता था, इनॉग्रेटेड द लेकिन डॉटर स्टेट ऑफ बैंक ऑफ डेस्टिनी ये इंग्लिश पाकिस्तान? का टाइटल। आपके दो पाक अफेयर से आएंगे, दो करंट अफेयर से आते हैं, दो इंग्लिश से आएंगे, दो इस्लामियत से आते हैं, दो कंप्यूटर से आते हैं, दो उर्दू से आते हैं, दो इंग्लिश की कोई प्रपोजिशन टाइप कुछ पूछ लेते हैं। तो हर चीज के दो दो हम प्रैक्टिस करें। पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को किसने इफ्तिताह किया था? बड़ा इजी क्वेश्चन है, अक्सर ही आया होता है। एग्जैक्टली मैंने कायद आजम ने। हाँ, ये मैंने लास्ट सेशन में भी करवाते, कायदे आजम ने बिल्कुल इनॉग्रेट किया था स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को। और एक कारगिल इंसिडेंट बहुत आया होता है, कारगिल इंसिडेंट किस साल में हुआ था? बड़ा इजी है, खैर ये तो बॉयज को तो स्पेशली पता होगा कि कारगिल इंसिडेंट किस साल में हुआ था हमारे पास, परवेज मुशर्रफ का दौर था। 99। 99, ये भी मैंने पिछले इसमें किया हुआ, एग्जैक्टली 1999 नून लीग की हुकूमत थी, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ का दौर था, और तब हमारे पास ये आया था कि कारगिल पे हमने हमला कर दिया था। हु वाज द फर्स्ट सहाबी टू बरीड इन जन्नतुल बकी? जन्नतुल बकी में दफन होने वाले पहले सहाबी का नाम क्या है? कभी कभी हम इस्लामियत भी नहीं आ रही होती ये वहां, नहीं पता। ऐसे ये कभी नहीं पता। कभी इजी आते हैं, मोस्टली आ रहा होता है, लेकिन कभी कभी दो एमसीक्यूज में से एक मुश्किल देता है, एक आसान देता है। तो क्या तुक्का लगाया बाकियों ने? अगर लगाया है तो क्लास, अलीना, साकिब, इरम, और कौन कौन रिप्लाई कर रहे हैं जरा देखने दो मुझे ऊपर। आयशा, रोमा, ए लगाया है। ए इज द रॉन्ग ऑप्शन, हजरत जैद बिन हारिस नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लास्ट थ्री में से रह गए अब। सी भी नहीं है, फरियाल, यहाँ इसका जैनुल आबदीन भी नहीं है। अब उस्मान गनी है या असद बिन जरारा? बी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है। असद बिन जरारा वो सहाबी थे जिनको पहली पहली बार जन्नतुल बकी में दफन किया गया था। आपका बी ऑप्शन है इसमें। इन विच सूरा लॉज ऑफ इनहेरिटेंस मेंशन? विरासत के जो जितने भी हकूक हैं, जितने भी हमारे लॉज हैं, बेटी को आधा हिस्सा देना है, बेटी के दो डबल होता है, इनका ताल्लुक किससे है? बेवा का हकूक का जिक्र किस उसमें आया है? लॉज ऑफ सूरह इनहेरिटेंस। निसा होगी मैम। एग्जैक्टली सूरत निसा, ए ऑप्शन है आपके पास। सूरत माइदा में बेटा जी वजू का, वजू और गुस्ल का जो है ना वो सूरत माइदा में आया है, और इनहेरिटेंस का जो है ना वो सूरत निसा में आया है। अक्सर आ जाता है गुस्ल का ताल्लुक जो है ना वो माइदा में था मुकम्मल के। जब भी आपको कोई छींटे गिर जाते हैं, जब भी आप नापाक होते हो तो आपने गुस्ल करना है, वो सूरत माइदा में जिक्र है। औरतों से रिलेटेड जो भी बात होगी ना वो ज्यादातर सूरत निसा में है। यहाँ पे तो खैर इनहेरिटेंस क्या है, अक्सर बातें जो फीमेल से मुतालिक थी ना, जिनके इश्यूज थे, वो सूरत निसा में आए। हु इज द फादर ऑफ इंटरनेट? अभी कंप्यूटर से है, इंटरनेट का फादर किसको कहा जाता है? सबसे पहले किसने इंटरनेट दुनिया में लेके आया था, कौन लेके आया था? विंड सर। विंड सर्फ, एग्जैक्टली बी। इरम ए है फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर है चार्ल्स बेबेज, और इंटरनेट का फादर माना जाता है विंड सर्फ को, बी ऑप्शन। तो छोटी छोटी वाली इस तरह वाली चीजें है ना, इसकी एक डायरी बना लो, जो आप एटलीस्ट यहाँ पे रिवाइज हुए इनमें से कोई आता है ना वो आपने गलत नहीं करना, जीके का आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आपकी इंप्रूव हो जाएगी। हु इज द फादर ऑफ इंटरनेट? विंड सर्फ, एग्जैक्टली अमेरिकन डेवलपर था। देखो बॉयज को ये वाली चीजें आती होती है, बॉयज का जीके बहुत अच्छा होता है, एटलीस्ट वो करंट अफेयर गलत नहीं करते कभी भी। आउटर मोस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, टोटल प्लैनेट्स भी पूछ लेता है, आउटर मोस्ट भी पूछ सकता है, पहला भी पूछ सकता है, लार्जेस्ट भी पूछ सकता है, कोल्डेस्ट भी पूछ सकता है। अब मुझे बताते हैं, जाओ पहले तो आउटर मोस्ट प्लेनेट कौन सा है? आउटर मोस्ट आयशा ने लगाया बी, नेपच्यून।
नेपच्यून। नेपच्यून, एग्जैक्टली, नेपच्यून इज द आउटर मोस्ट प्लेनेट। मुझे था शायद कोई प्लूटो लिख दे। प्लूटो अब हमारे उससे लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था कि प्लूटो हमारे प्लेनेट सिस्टम से निकाल दिया गया है, उसको अब हम ड्वार्फ प्लेनेट कहते हैं, प्रॉपर प्लेनेट नहीं है। हमारे पास काफी सारे ड्वार्फ प्लेनेट है गैलेक्सीज में, तो प्लूटो को वहां इंक्लूड कर दिया है। उसका क्राइटेरिया पूरा नहीं होता जो भी होगा इनका साइंटिस्ट का सिंपल प्लेनेट का। तो अब हमारा जो आउटर मोस्ट पहले प्लूटो होता था, अब लेटेस्ट जो है वो नेपच्यून है। और क्लोजेस्ट टू द सन कौन सा प्रेजेंट है? पहले 9 थे, अब 8 रह गया लीना हमारे पास। मरकरी। बिल्कुल, क्लोजेस्ट मरकरी है और हॉटेस्ट भी मरकरी है, क्योंकि सूरज के सबसे करीब है, तो सबसे ज्यादा जो आपका गर्म होगा वो भी मरकरी हो जाएगा।